तो आपको चिराग पासवान जी, आपको ये जिक्र करना चाहिए भारत की सेना में पासवान रेजिमेंट का गठन हो। चिराग पासवान इसमें समर्थन अगर करना चाहते हैं तो आए हमारे साथ आंदोलन में। राज्य को बदनाम कर रहे हैं, बिहार बदनाम हो रहा है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, मेहनत तय करेगा कि आसमां किसका है। और बहुत जल्दी हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, केंद्र सरकार को कहने का प्रयास करेंगे कि पासवान रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो खेमों में बढ़ जाती है। अब लगातार चर्चा हो रहा है कि विरासत किसके पास है। चाचा और भतीजे में जंग छिड़ी है। चाचा कह रहे हैं कि मेरे पास है दलित वोट, भतीजा दावे कर रहे हैं। इन तमाम दावों के बीच हम चर्चा करेंगे। मेरे बगल में पासवान नेता है, युवा है, कांग्रेस एससी विंग के प्रदेश प्रवक्ता है आदित्य कुमार पासवान। पासवान की राजनीति जिस तरीके से हो रही है, विरासत की बात हो रही है, आपको लगता है कि विरासत, जिस विरासत शब्द को लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं कि विरासत मेरे पास है, सबसे पहला रिएक्शन एक पासवान नेता के होने के नाते जो है वो क्या कहेंगे कि इस विरासत को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि उन लोगों की तरफ से ऐसी चीज़ आ रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को सारे समाज ने हाथों हाथ उठाया और वो अपनी सेवा से लोगों का नेतृत्व उन्होंने किया। तो आप जन सेवा कीजिए। कोई यहाँ राजपाट का बंटवारा तो नहीं हो रहा है कि आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। आप जब तक लोगों की सेवा नहीं करेंगे, जनसेवक नहीं बनेंगे, आप नेता कैसे बन सकते हैं? अगर आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सामंतवादी सोच है। आप सामंती सोच रखते हैं कि आप उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं। आपको लोगों की सेवा करना है, दलितों की सेवा करना है, पिछड़ों की सेवा करना है, गरीबों की सेवा करना है, तब आप जाने जाएंगे। ये मतलब क्या हो गया कि उत्तराधिकार? बेटा, आप देखिए चिराग पासवान जी को, अगर अपनी भाषणों में उनको देखिए तो 10 बार सिर्फ रामविलास पासवान जी का ही नाम लेते हैं। आप अपनी छवि तो बनाएं। आप लोगों के बीच में जाते नहीं है, दिल्ली रहते हैं, आते हैं, बयान देते हैं, फिर गायब। पारस जी मंत्री हैं, दिल्ली रहते हैं, यहाँ आते हैं, उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये सामंतवादी सोच कहाँ लेके जा रहा है? ये क्या साबित करता है? कि आपकी सोच सामंती है। अब ये लोगों को समझना है कि जो ये कहते हैं और करते हैं उसमें कितना फर्क है। एक सवाल है, लोगों को समझना है, लोगों को तय करना है कि उनका नेता कौन होगा। रामविलास पासवान का जब जिक्र होता है तो संघर्ष की बात होती है। कहा जाता है कि एक छोटे से गांव से निकल कर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है और इसीलिए शायद मौसम वैज्ञानिक और दलितों का सबसे बड़ा चेहरा कहा गया। आज की तारीख में अगर जिन लोगों की बात हो रही है, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, चिराग पासवान हो, इनकी जब बात होती है तो संघर्ष की बात नहीं होती है। इनके पीछे और आगे लगता है रामविलास पासवान का नाम। ये भी लोगों को तय करना होगा कि आखिर समाज के लिए कौन संघर्ष कर रहा है। यही तो मैं बार बार कहता हूँ, तो लोग बहुत रिएक्ट करते हैं कि अब देखिए, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, मेहनत तय करेगा कि आसमां किसका है। जो गरीबों के बीच जाएगा, जो दलितों के बीच जाएगा, जो वंचितों के बीच जाएगा, जो समाज के में अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए काम करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, वही जन नेता होगा, वो सेवक होगा। ये नहीं होगा कि हम उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकार किस बात का? कोई राजपाट का बंटवारा तो नहीं है, राजपाट का बंटवारा तो हो नहीं रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं ये बहुत गलत बोल रहे हैं और शर्मनाक है ये, और ये उनके सामंतवादी सोच को बताता है। घर की संपत्तियों में तो भाई उसमें है कि रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे, उनका अधिकार होना चाहिए। वोट बैंक पर भी, जैसे कोई ठेकेदार बन जाए, किसी वोट का 6% वोट उनके पास है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सेवा करेगा समाज उसके साथ रहेगा। वोट बैंक पे अधिकार कैसे किसी का हो सकता है? पासवान जी ने सेवा की दलितों की, उनके साथ लोग थे। आप सेवा कीजिए। आप दिल्ली के चकाचौंध में बैठ के सोने के चम्मच के साथ वो आपको अधिकार नहीं मिल सकता है कि आप उस पर अधिकार जमा सकें। आपको सेवा देना पड़ेगा। आप सेवा दे रहे हैं? कहाँ दिख रहा है सेवा? नहीं, आते हैं वो हर जगह, तो परिवार से मुलाकात करते हैं, वो फोटो ऑप होता है उनका। देखिए, जहाँ अभी मैं आपको छोटी सी घटना एक बताता हूँ कि हमारे सिवान में एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति जो दलित था, वो सीवर की सफाई करते वक्त वो नाले में गिर के मर गया। हम लोग गए वहाँ पे, हमने अपनी जो मदद करनी थी वो मदद दी। कोई फोटो ऑप नहीं, ना ही किसी पत्रकार को वहाँ हमने खबर किया। हम गए, उनसे मुलाकात किए, हमने उनकी मदद की, परिवार की मदद की, चले आए, सांत्वना दिया। देखिए चिराग पासवान जी को जहाँ जाते हैं, फोटो, कैमरा, पत्रकार सबको लेके जाते हैं और वो चमकाते हैं। तो ये मतलब क्या है? उसके बाद तो नहीं दिखते हैं कहीं वो। जहाँ अगर भगवान न करे कोई घटना हो जाती है अगर, तो वहाँ पहुँचते हैं पूरा टीम लेके, फोटो लेके, और उसके बाद वो पूरे मीडिया में रहता है। तो ये सेवा नहीं है, ये दिखावा है, और इस दिखावे को बिहार की जनता समझ रही है अच्छी तरह से। चाचा भतीजे की बात कर ली जाए, चाचा लगातार दावा कर रहे हैं कि दलितों का जो है
वो दलितों को पीटा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, सरनेम देखा जा रहा है कि उनका क्या है, वो अगर दलित है तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति बन रही है बिहार में? बिल्कुल गलत है ये। आज जो दलित पिछड़े अति पिछड़े के लिए जो बिहार सरकार काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। ये सब बात वो कभी नहीं ये लोग जिक्र करते हैं। ये बताना चाहिए आज जो छात्र हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, जो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। पहले कहाँ ऐसा होता था? 50,000 लाख रुपए तक उनको प्रोत्साहन राशि मिल रही है कि वो आगे की तैयारी कर सकें। आज पूरे बिहार में चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। क्यों? कि बच्चे पढ़ सकें। आज गरीब का बच्चा पढ़ करके अपने घर का नाम रोशन कर सके, अपने समाज का नाम रोशन कर सके। गरीब बच्चियां हों, दलित बच्चियां हों, इवन कि समाज की सारी बच्चियां हों, उनको प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है। ये सब का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? जो ये बात कहता है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो जो काम हो रहा है पहले उसका जिक्र तो कीजिए आप। सरकार है, सरकार के द्वारा तो अत्याचार नहीं हो रहा है। चलिए सामाजिक बुराइयों के कारण कुछ ऊंच नीच होती है तो सरकार उस तरफ देखती है, गिरफ्तारियां होती है, काम उसकी तरफ होता है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। उसको आप अपनी लोकप्रियता के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर कोई भी बात बोलता है तो ये गलत है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये लोग दिल्ली रहते हैं, बिहार आते हैं, पटना की राजधानी में आते हैं और इस तरह का बयान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं। बिहार बदनाम हो रहा है। बिहार बदनाम हो तो चिराग पासवान ही बदनाम हो रहे, वही तो बिहारी हैं। अब ये लोगों को समझना है कि जो वो बोल रहे हैं और एक्चुअली में जो यहाँ पे हो रहा है बिहार में, देखिए धरातल पे दिखना चाहिए ना। धरातल से उनको मतलब है ही नहीं, सिर्फ बिहार सरकार को बदनाम करना है और अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए वो बार बार इस तरह का बयान देते रहते हैं। मैंने बताया आपको, देखिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में। अभी कुछ दिन पहले देखिए 2-3 बयान उन्होंने दिया, मैं देख रहा था। एक तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी का हमेशा वो जिक्र करते हैं, वो रहते हैं नहीं यहाँ पे। 25 दिन 30 दिन में 25 दिन रहते हैं दिल्ली में, यहाँ आते हैं 5 दिन में। दिल्ली में तो इजीली अवेलेबल है शराब। 5 दिन में क्या ऐसा हो रहा है, बेचैनी होती है कि यहाँ शराबबंदी का जिक्र करने लगते हैं। फिर आप देखिए उन्होंने बिजली की बात की कि यहाँ सरकार बिजली महंगी दे रही है। तो आपको चिराग पासवान जी, आपको ये जिक्र करना चाहिए कि सरकार जो बिजली दे रही है उसमें 25 से 30% का अनुदान दे रही है। भ्रमित नहीं कीजिए आप जनता को। आज आप बिहार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा बिहार के हर लोगों को कि अपना बिजली बिल निकालें और देखें कि सरकार कितना अनुदान दे रही है। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन एक सवाल है, उन्होंने शराबबंदी का जब भी जिक्र किया है, बिहार में घटनाएं हो रही है, शराबबंदी विफल है, इस बात को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप इस बात को नहीं मानते कि शराबबंदी विफल है? अगर चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं तो सवाल जायज़ है। वो विफलता और सफलता में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ बात है कि शराबबंदी जो हुई है वो सामाजिक अच्छाई के लिए हुई है। और अगर माफिया यहाँ पे अगर शराब की सप्लाई कर रहा है या बेच रहा है तो लोगों को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, उस और नहीं जाना चाहिए। जब तक इस तरह की चीज़ें जो समाज की अच्छाई के लिए होती हैं, अगर लोगों का उसमें सहभागिता नहीं रहेगी तो ये सफल नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो लोग इसको डिनाउंस करें, उस तरफ नहीं जाएं, तो ये घटनाएं नहीं होंगी। क्या ज़रूरत है जहरीली शराब लेने की? कोई ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक मतलब इस पे मतलब किसी का रिएक्शन आता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मेरा यही कहना होगा कि अगर सरकार ने शराबबंदी कर दी है यहाँ पे और यहाँ शराब का उत्पादन नहीं हो रहा है या बाहर से लाइसेंस शराब नहीं आ रहा है, तो आप जो भी ले रहे हैं उसके अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम है, तो आप जानबूझकर अपनी जान से खेल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी शुरुआत आपने की थी, पासवान रेजिमेंट की मांग आपने उठाया, चिराग पासवान का भी समर्थन मिला। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान इस आवाज़ को लोकसभा में उठाएंगे? उनके जो आने वाले दिनों में जो उनके हनुमान वो बताते हैं, मोदी के हनुमान, उनके सामने इस बात को रखेंगे जो कि समाज की मांग है, एक पॉजिटिव मांग बताई जा रही है। तो आपने शुरुआत की थी, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए चिराग पासवान जी समर्थन किया है इस पर। मैं बहुत ज़ोर शोर से हर फोरम पे इसकी मांग उठा रहा हूँ कि भारत की सेना में पासवान रेजिमेंट का गठन हो। चिराग पासवान जी का मैंने सुना कि उनका बयान आया है कि वो समर्थन करते हैं इसको। अच्छी बात है, समर्थन करें। अब मैंने पहले भी कहा कि अगर वो समर्थन करते हैं तो अब कुछ बहुत जल्दी ही अभी पूरे बिहार के पासवानों से, पासवान के जितने संगठन हैं, मेरी उनसे चर्चा हो रही है, बात हो रही है इस पर, और सब लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मुझे मिल रहा है। और बहुत जल्दी हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और उनके माध्यम से केंद्र सरकार को कहने का प्रयास करेंगे कि पासवान रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द पासवान समाज के लिए किया जाए। अब चिराग पासवान इसमें समर्थन अगर करना चाहते हैं तो आए हमारे साथ आंदोलन में, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तब हम समझेंगे कि उनका समर्थन है। बयानवीर नहीं, बयान दे दिया कि हाँ होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है।
और पासवान समाज हमारा ये बहुत ही एक न्यायोचित हक है कि पासवान समाज का गठन होना चाहिए। हम बहादुर हैं तभी हम समाज की रक्षा करते हैं, अंगरक्षा का काम करते हैं। और बिहार में देखिए 90% जो चौकीदार और दफादार हैं वो पासवान समाज से हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने हम पर भरोसा किया, सरकार ने हम पर भरोसा किया। हमारी ईमानदारी को देखते हुए उस 90% लोगों में हम हैं, मेरा समाज है, क्योंकि हम ईमानदारी से रक्षा कर सकते हैं और अंगरक्षक की सेवा दे सकते हैं। और हमने मुगल काल से ये साबित किया है, बार बार मुगलों को परास्त करके साबित किया है। धर्मांतरण जब हो रहा था मुगल काल में, जब धर्मांतरण किया जा रहा था लोगों को पकड़ पकड़ के, तो सिर्फ पासवान ही था जो धर्मांतरण की तरफ नहीं गया। हमने जानबूझकर सुअर पालना शुरू किया कि मुगल हमारे पास नहीं आए, हम हमारी बहन बेटियों से दूर रहे। हमने अपने परिवार की रक्षा की, समाज की रक्षा की। और मुगल से जब भी लड़ाई हुई हमने मुगलों को परास्त किया। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण हमने अपना योगदान दिया। आप पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, पासवान समाज के एक बहादुर व्यक्ति जुगेश्वर दास जी जो मुंगेर के थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी अंगरक्षक थे और आखिरी समय तक नेताजी के साथ थे। तो हमारा बहुत ये न्यायोचित मांग है कि पासवान समाज से गठन होना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्शल कौम है। हम जानते हैं कि समाज की रक्षा कैसे की जाती है और हमने रक्षा किया है। अंगरक्षा का काम बखूबी तरीके से हम करना जानते हैं। इसी तरह से इस समाज को मौका मिलना चाहिए कि हम देश की बॉर्डर पर जाएं, बहादुर लड़के जो पासवान समाज के हैं देश की सीमाओं की रक्षा करें, देश पे अपना जान निछावर कर सकें। तो चलिए चिराग पासवान जी, बयान देने से नहीं होगा, इस लड़ाई में, इस संघर्ष के पल में कदम मिलाना होगा ताकि समाज का जो डिमांड है पासवान रेजिमेंट वो बनाया जाए, ताकि सरहद पर पासवान समाज के जो युवा हैं जो देश के लिए जान न्यौछावर करना चाहते हैं उनको मौका मिले देश सेवा करने का। चर्चा की शुरुआत किए थे हम विरासत को लेकर। आदित्य पासवान ने साफ कर दिया कि ये कोई राजपाट नहीं है जो विरासत की बात हो रही है। रामविलास पासवान इसलिए बड़े नेता बने क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, वो लोगों के साथ संघर्ष में कदम मिलाकर चले, और यही बड़ी वजह रही जो रामविलास पासवान को मत वैज्ञानिक हो या दलित के बड़ा चेहरा के तौर पर देखा गया। चिराग पासवान और चाहे पशुपति कुमार पारस ने क्या संघर्ष किया है, कई सवाल इस वीडियो में इन्होंने चिराग पासवान और परिवार से किया है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर कमेंट्स बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।